हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्रिएटिव राइटिंग के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। BEGG 174 आपने देख ही लिया होगा। और जो क्वेश्चन पेपर मैंने आज का लिया है वो है जून 2024 का, अभी जस्ट रिसेंटली में जो पेपर हुआ था आपका। ठीक है। जून जुलाई वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें सेक्शन ए से आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और अगर आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए साथ में तो आप मुझे कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स भर देना। वीडियो जल्दी आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम से पहले पहले आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं पूरे आपको आंसर्स लिखवा सकूं। सबसे पहले आप अपना, मैंने आपको दिखा दिया है हम क्या करने वाले हैं। और थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई हाँ, सेम टू सेम है। ये आपका सब्जेक्ट कोड है और ये आपका एक क्वेश्चन पेपर है जो आपको मिलता है। ठीक है, इस साल भी आपको मिलेगा लेकिन यहाँ पे दिसंबर लिखा होगा। ठीक है। और 3 घंटा 100 नंबर का होता है। सेक्शन ए से कर रहा हूँ मैं आज। और जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लाइन बता रखा है कि भाई सेक्शन ए में से आपको एक ये वाला क्वेश्चन ए और सी, ठीक है, अप्रोप्रिएट एंडिंग इन अ पीस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको आज। और राइटिंग ब्लॉक्स करके क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने के हमें कितने मिल रहे हैं, 20 मार्क्स। हमें 20 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, 200 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, 200 शब्दों में आपको आंसर देना है। यानी कि 2 पेज आपको एटलीस्ट मान के चलना है कि 2 पेज आपको भरने ही पड़ेंगे। ठीक है जी। आते डायरेक्टली क्वेश्चन पे, आंसर्स पे कि कैसे लिखे जाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन पेपर में आपको क्या करना है, जब भी आपको आंसर शीट मिले तो सेक्शन ए लिखना है सबसे टॉप पे। ठीक है, उसी के नीचे आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन, उसके बाद फिर ऐसे कॉमा लगा के आंसर। ठीक है। और इस तरह से लाइन खींच के आपको यहाँ से शुरू करना है, जो भी लिखना है आपको क्वेश्चन का नंबर लिखना है आपको। जैसे कि पहला क्वेश्चन कर रहे हो, पहला क्वेश्चन का ये वाला पार्ट यानी कि पहला पार्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है ताकि टीचर को समझ में आए, इजीली दिखाई दे, विजिबल हो। अब देखो यहाँ पे चॉइस की बात है। कुछ लोग पूछेंगे कि सर ब्लैक पेन यूज करें या ब्लू पेन, तो आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन जो होता है। और ब्लू पेन से भी लिख सकते हो। ठीक है, मर्जी है आपकी कि आपको क्या सूट करता है। कुछ लोग को क्या होती है, आदत नहीं होती है पेन चेंज करने की, तो ब्लू से ही लिखते हैं, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्लू पेन यूज कर रहे हो। और आंसर लिखना है तो ब्लू पेन यूज करना है आपको। ठीक है, पॉसिबिलिटीज ही होनी चाहिए कि आप ब्लू पेन ही यूज करें। सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया है कि भाई अप्रोप्रिएट एंडिंग इन अ पीस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, यानी कि जब हम बात करते हैं एंडिंग की, कोई भी आप राइटिंग कर रहे हो, कोई भी आप स्टोरी लिख रहे हो, पोएट्री लिख रहे हो, पोम लिख रहे हो, तो एक एंडिंग बहुत ज़रूरी है ना। नॉवेल्स वगैरह आपने अगर पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि एक अच्छी एंडिंग जो है आपको एक तरीके से इंकरेज करती है उस चीज़ को दोबारा पढ़ने के लिए और आगे वाली जो सीरीज आने वाली है उसके लिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें वेब सीरीज में दिखाई देता है। तो जो भी वेब सीरीज बहुत अच्छी होती है ना, उनमें ये आपको देखने को मिलेगा। वो अगली सीरीज के लिए कुछ ना कुछ लास्ट सीरीज में ऐसे छोड़ के जाएंगे कि आप मतलब तरसोगे, नेक्स्ट सीरीज कब आएगी, कब देखेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये आपका बहुत ही ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को ख़त्म करें। ठीक है, एंडिंग करें ताकि अगली वाली के लिए लोग तैयार रहें, है ना, इंतज़ार करें बेसब्री से। जिन्होंने पहली बार भी देखी हो ना वो सीरीज़, और जो आपको जानते भी ना हो, वो भी आपको जानने लगे उस सीरीज़ को पढ़ने के बाद। तो ये आपको याद रखना है। मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखते हुए चलना है चीज़ों को। ठीक है, एक वेल मेंटेन तरीके से, ताकि आपके नंबर्स अच्छे मिले आपको। ठीक है, आपको हलवा नहीं बनाना है यहाँ पे। ठीक है, खिचड़ी नहीं बनानी है आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। अब राइटिंग मेरी खराब है मुझे पता है, पर कोशिश करना समझ में आ जाए आपको। उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो अप्रोप्रिएट एंडिंग के लिए, बहुत अच्छी अंत के लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे पहला आप क्लासिक क्लाइमेक्स तैयार कर सकते हो। यानी कि जो आपका क्लाइमेक्स होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा क्लासिक हो। यानी कि जो व्यक्ति, जो लोग आपको पढ़ रहे हैं, जो अपना एक तरीके से इंटरेस्ट खो रहे हैं ना, उनका इंटरेस्ट लास्ट में जाता है, तो उनको लगता है जैसे कि हम नॉर्मली जो स्टोरी एंड करते हैं वो बहुत ही अच्छी होती है ना, कि भाई लास्ट में ऐसा हुआ और वो सब मिल गए आपस में, राइट, अच्छी एंडिंग होती है। लेकिन आप ऐसी एंडिंग करें कि लोगों को एक जागरूकता पैदा हो, मतलब जागरूकता कह रहा हूँ, उत्सुकता पैदा हो सोचने की, एक इंकरेजमेंट हो कि यार आगे क्या होगा, इंटरेस्ट आए उनके अंदर कि यार ये तो कुछ अलग ही था, मैं तो कुछ और सोच रहा था, ऐसा तो हुआ ही नहीं इसमें। तो उनमें क्या होता है, उनकी जो, जब आप उनकी एक तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट से खेलते हो ना, तो लोग आप पे ज़्यादा अटेंशन देते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आंसरिंग करना है आपको, क्वेश्चंस पूछने हैं यहाँ पे।
चीज़ों के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ वगैरह वगैरह, जो भी स्टोरी में एक थीम होती है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। आप मतलब ये देखो तरीका है लिखने का, आंसर आपने कभी नहीं लिखी वो एक अलग बात है, पर आपको याद रखना है कि एक अच्छा राइटर यही होता है जो कि अपनी राइटिंग में शुरुआत भी ऐसी करे कि बस भयानक हो, खतरनाक हो, जो पढ़े पहली बार उसको एक इंटरेस्ट पैदा हो जाए एक लाइन पढ़ते ही कि क्या है आगे, ठीक है? और वैसे ही अंत भी होना चाहिए उसी चीज़ का, ठीक है? बहुत ही अच्छा अंत बहुत ज़रूरी है। जैसे शुरुआत हम कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वैसे ही लास्ट इंप्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्प्रेशन फॉर योर अपकमिंग आर्टिकल्स और नॉवेल्स, और जो भी आप लिखते हो, जिस चीज़ के लिए भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है? ये तो आपको मिल गया होगा, सब्जेक्ट सबको मिल जाता है। पर एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक पोएट्री के लिए आप जब भी चाहते होंगे, कोई ना कोई व्यक्ति होता है कि भाई उसमें क्या पता पढ़ने के बाद आपको इसके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो गया हो, तो उसके लिए। उसके अलावा ट्विस्ट एंडिंग आपको मैंने बताया ना, ट्विस्ट करना है, जो हमने सोचा भी ना हो, जो रीडर्स पढ़ते हैं ना, उनके दिमाग में भी ना आ रहा हो, ऐसा आपको उस चीज़ की एंडिंग करनी है, और ऐसा भी ना लगे कि वो बहुत ज़्यादा अलग सी एंडिंग हो गई। एंडिंग हो ताकि एक दोनों में एक कनेक्शन पैदा हो कि शुरुआत ऐसे हुई थी, एंडिंग ऐसे हुई है। हाँ, कनेक्शन तो है, ठीक है? ऐसा ना हो कि बिल्कुल अलग-अलग लग रहा है। इंटरेस्ट पैदा जो करना चाहते थे आप, वो हो नहीं पा रहा है रीडर्स के अंदर, तो ऐसा भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। उसके अलावा एम्बिशियस एंडिंग करनी है आपको, ठीक है? इंटरप्रिटेशंस मल्टीपल होनी चाहिए आपकी, और एनकरेजिंग रीडिंग, एंगेजमेंट एंड डिस्कशन, बिटर स्वीट, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कड़वा सच होता है ना, कड़वा सच इस कहते हैं ना बिटर स्वीट, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको वहाँ पे दिखानी है, और हाइलाइटिंग हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, कुछ बिटर एम्बिशियस एंडिंग करनी है कि भाई ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो इस तरीके से जो है आपको चीज़ों को वहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा। एक यहाँ पे ना पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? ये आपको याद रखने हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ-साथ में, ठीक है? उसके अलावा सर्कुलर एंडिंग कर सकते हो आप चीज़ों को, यानी कि जहाँ से आपने शुरू किया था, वहीं पे ही आप एंडिंग करो स्टोरी की, ठीक है? जैसे कि मूवी में नहीं होता, मूवी आप देखते हो तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ से शुरू हुआ था, वो जो हीरो था फ़िल्म का, वो घूम के वहीं पे वापस आ गया, ठीक है? उसने मान के चलिए एक बहुत आतंकवादी टाइप का व्यक्ति था, उसने अपनी ज़िंदगी को ठीक करने की कोशिश की कि भाई अब मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, है ना? लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वो फिर दोबारा से आतंकवादी बन गया, है ना? कोशिश तो बहुत की उन्होंने, अपनी एक अच्छी लाइफ़ जीने की कोशिश की, उसने शादी की, बच्चे पैदा किए, मतलब ये सब उसके साथ हुआ, एक अच्छी लाइफ़ उसकी हो गई, कुछ सालों तक सही से चला सब कुछ, लेकिन फिर बाद में फिर उसके पुराने दोस्त फिर दोबारा से आ गए, उसको दोबारा गुंडा बनाने की कोशिश करने लगे, आतंकवादी बनाने की कोशिश करने लगे, तो वो सब जो है इसकी वज़ह से उसकी वाइफ़ मर गई, उसके बच्चे मर गए। इस तरीके की कहानी जो आप सुनते हो ना, ये सर्कुलर एंडिंग होती है चीज़ों की, ठीक है? ये आपके अंदर एक इमोशनल चीज़ें भी पैदा करता है कि कोई व्यक्ति क्यों गुंडा बनता है, कोई व्यक्ति क्यों डाकू बनता है, चोर बनता है और आतंकवादी बनता है, तो ये आपको एक कनेक्ट करता है चीज़ों में, ठीक है? उसके अलावा आपके यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स बताई हैं कि भई एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि कंट्रोल द पेस ऑफ द एंडिंग। तो जो पेस होता है ना? एक स्पीड, जिस स्पीड में आपकी कहानी चल रही है, आप बता रहे हो। अब देखो स्पीड आपको हमेशा स्लो रखनी चाहिए, जब भी आप कोई भी कहानी कह रहे हो ना, तो बहुत ही आराम-आराम से, धीमे-धीमे चलने दो। हम बचपन में ना ऐसे ही करते थे, हम सब जो हम मतलब जितने भी सिबलिंग्स हैं घर में, हम सब रात को बैठते थे, ठंडियों के टाइम में, और अंगीठी जला के अपने आस-पास में, मतलब हाथ तापते थे जैसे, सब बैठ के, तो ऐसे ही हम लोग कहानी सुनाया करते थे एक-दूसरे को कि भई ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो हम क्या करते थे, बहुत ही स्लो-स्लो चलते थे, ताकि इंटरेस्ट पैदा हो उस चीज़ में। अगर कोई भी व्यक्ति कहानी को बहुत तेज़ सुना रहा है ना, तो लूज़ इंटरेस्ट वाली बात आ जाएगी, आपका जो स्टोरी है बहुत बेकार लगेगा, ठीक है? इमोशनल इम्पैक्ट होना चाहिए, डोंट शो सॉरी शो डोंट टेल, यानी कि आपको दिखाना है, बताना नहीं है। अब जो कुछ राइटर्स होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, अपनी राइटिंग की स्किल्स उनकी इतनी ज़्यादा टॉप क्वालिटी की होती है कि चीज़ों को ना वो बोलेंगे नहीं आपको, लिखा हुआ नहीं मिलेगा वहाँ पे, कोई भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो कि लिखा हुआ हो, लेकिन वो इनडायरेक्टली कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता रहे होते हैं, जो वो लिख के नहीं बता पाते, ठीक है? और उसके अलावा अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे होगी, कोई कैरेक्टर होगा तो उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी, तो उसका एक अच्छा-सा अनएक्सपेक्टेड सा जो सॉल्यूशन आपको वहाँ पे निकाल के देना है लोगों को। और कुछ लास्ट में जो है कुछ छोड़ना है उनके लिए, ताकि जो रीडर्स है ना उनके दिमाग में चलता रहे कि क्या ऐसा होगा एंडिंग, क्या वैसी होगी एंडिंग, ठीक है? और लेकिन फिर आप दोबारा जब नई चीज़
सीरीज़ लेके आओगे, उसका सेकंड पार्ट लेके आओगे, तो उसमें आप एक अलग तरीके से शुरुआत करोगे चीज़ों की, ठीक है? ऐसे। इसका सेकंड पार्ट में क्या है, दूसरा क्वेश्चन है राइटिंग ब्लॉक्स। तो आपने ब्लॉग सुना होगा ना, गूगल पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा ब्लॉग करके। उसमें बेसिकली क्या होता है, आप लिखते हो, खुद टाइप करते हो, ठीक है? आपको जो भी अच्छा लगता है लिखना, अगर आपको एक अच्छे राइटर हो, आपको लगता है कि आप एक अच्छा राइटर बन सकते हो, तो डेफ़िनिटली आप उसको ट्राई करो। उससे आपको पैसा भी मिलता है, आपको अगर लोग पसंद करते हैं, पढ़ते हैं आपके आर्टिकल्स को, आपके ब्लॉग्स को, तो आपको बहुत पैसा मिलता है, ऐश तक देना वहाँ पे। तो गूगल पे मिल जाएगा, अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो। प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ भी, ये बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले एक अच्छा आर्टिकल या एक अच्छा व्लॉग लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपनी ऑडियंस को पहचानो। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, ठीक है? जो भी आपकी ऑडियंस है, टारगेट जिसको आपको करना है, उसे आपको पहचानना है। अब हो सकता है आप, क्या पता, आप एक वुमेन्स को आप टारगेट करना चाहते हो, महिलाओं को, ठीक है? आप एक महिला हो और चाहते हो कि महिलाओं को आप जागरूक करो, तो आपकी टारगेट ऑडियंस महिला हो जाएँगी। अगर आप अपने बच्चों को, छोटे जो बच्चे होते हैं, उन्हें टारगेट करना चाहते हो, तो डेफ़िनिटली आप उनको टारगेट करके चीज़ों को लिखो। पर उसी के हिसाब से आपको अपनी कहानी को, अपनी जो व्लॉग है उसको सजाना है, ठीक है? जैसे कि अगर बच्चे के लिए लिख रहे हो आप, तो वहाँ पे विजुअल्स होने चाहिए, ठीक है? एक बहुत ही अच्छा-सा कार्टून वगैरह बना के चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाना है आपको, एग्ज़ाम्पल्स देने हैं, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देने हैं, या कहानियों के एग्ज़ाम्पल देने हैं जो कि बच्चों को समझ में आए, ठीक है? और वैसे ही महिलाओं को समझाने के लिए, या पुरुष को, या बुज़ुर्ग को लिए, ठीक है? अलग कंडीशन में आपको चीज़ों को याद रखना है। उसके अलावा चूज़ अ कंपेलिंग टॉपिक, यानी कि पिक टॉपिक दैट आर टाइमली, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग, ठीक है? तो एक अच्छा-सा टॉपिक चूज़ करना है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको वहाँ पे इंटरेस्टिंग, मतलब लोगों में एक इंटरेस्ट पैदा करे पढ़ने के बाद, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं नीचे, एक और कुछ चीज़ें और रह रही हैं, जैसे कि क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। तो एक बहुत ही शुरुआत में आपको लोगों को ग्रैब करने के लिए, उनका जो अटेंशन होता है उसको हुक अप करने के लिए, आपको शुरुआत में कुछ ऐसे शब्दों का, एक ऐसे भारी-भारी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि लोग आकर्षित हो जाएँ आपकी चीज़ों को पढ़ने के लिए। आप कुछ सवाल पूछ कर शुरू कर सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछो आप रियलिटी के ऊपर, कि भई ऐसा क्यों होता है कि महिलाएँ औरतों से पीछे हैं? मतलब सॉरी, महिलाएँ आदमियों से पीछे हैं, हाँ, औरतों से पीछे। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि कुछ चीज़ें आप शुरुआत कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन्स पूछ के, कोई फैक्ट की बात बता के, ठीक है? ताकि लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो आपकी जो भी आपने व्लॉग लिखा है उसको पढ़ने के लिए। स्ट्रक्चर योर कंटेंट, यानी कि आप कुछ हेडिंग्स यूज़ कर सकते हो, सब हेडिंग्स डाल सकते हो, कंसाइज़ पैराग्राफ, यानी कि छोटे-छोटे पैराग्राफ लिखना है, ठीक है? और बुलेटिन पॉइंट्स में आप आंसर्स, अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो पॉइंट्स हैं उसको आप समझा सकते हो। राइट एंगेजिंग कंटेंट, तो आपको कुछ एंगेजिंग सा लिखना है ताकि लोगों को पढ़ने में मज़ा आए। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का इस्तेमाल करना है, पर्सनल चीज़ों को शेयर करना है, अपने साथ जो हुई हों वो भी आपको बताना है वहाँ पे, बहुत अच्छा होता है। मैंने भी ऐसा फ़ील किया है कि अगर हम अपनी पर्सनल चीज़ों को भी एक्सप्लेन करते हैं ना, और हमारे पास एक अच्छी एक्सप्लेनिंग स्किल्स है, आप अपने शब्दों से अपनी लाइफ़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, है ना? तो ये आप इसको यूज़ क्या करो अपने आंसर राइटिंग में भी, जब भी आप लिखते हो ना कुछ भी, आपका कोई और भी एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे भी आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, कोई रोक-टोक नहीं है, ठीक है? 500 शब्दों का आंसर लिखना होता है आपको यहाँ पे, तो उसी हिसाब से आपको चीज़ों को याद रखना है। ठीक है? और ऑप्टिमाइज़ फॉर सीईओ, यानी कि सीईओ मतलब होता है, जो गूगल है ना, उसका सर्च इंजन होता है। तो उसको समझाने के लिए कि भाई वो आपका भी चीज़ें, आपकी जो व्लॉग है उसको दिखाए लोगों को, ज तक अगर वो सर्च कर रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर, तो उसके लिए आपको कीवर्ड्स अच्छे यूज़ करने हैं वहाँ पे, ठीक है? और इमेज जो है वो ऑप्टिमाइज़ करके रखनी है इसके हिसाब से, ठीक है जी? और उसके अलावा प्रूफ रीड केयरफुली, यानी कि पब्लिश करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ना, आपने पूरा लिख लिया पैराग्राफ, ठीक है, आपने पूरा ब्लॉग तैयार कर लिया, पहले आप उसको खुद पढ़ो, लाउड पढ़ो, कमरे में बैठे हुए हो, तेज-तेज पढ़ो, ताकि आपको पता चले कि कोई गलती तो नहीं की है मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक, वर्ब्स मिस्टेक्स, बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, इंसान से गलती हो जाती है, तो उन्हें आपको चेक करना है। अगर आपसे नहीं होता तो आप अपने किसी दोस्त से, भाई से, बहन से, कोई भी आपके घर में बड़ा है, उससे आप चेक कराइए। ऐसे मतलब एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। और प्रमोट करना है फिर बाद में अपने व्लॉग को लोगों तक पहुँचाने के लिए, ठीक है? शेयर करना है, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है आपके पास, यूज़ करना है। उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि है आपका, व्हाट वुड यू से इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओपनिंग? अभी मैंने आपको बताया
एंड्स के बारे में कि कब जब भी आप कोई भी राइटिंग या कोई भी आप लिख रहे हो कुछ भी चीज़, आप जब कुछ किसी चीज़ की एंडिंग करते हो तो कितनी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि उसकी शुरुआत कितनी इंपॉर्टेंट है ना? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वही बता रहा है कि आप कैसे कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ये लिया है क्योंकि कनेक्ट कर पाओ आप चीज़ों से, ठीक है? सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे एक छोटा-सा, ये छोटा-सा ही कहूँगा मैं इसको, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है ये। आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपके हिसाब के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको 500 वर्ड्स के आंसर लिखने हैं, 500 शब्द लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो 5 मतलब 5 पेज भरने हैं आपको, याद रखना। मैंने एक ही पेज में निपटा दिया है वैसे, पर आपको याद रखना है, आपको ज़्यादा लिखना है, ठीक है? क्योंकि देखो, मैं ज़्यादा लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है मेरे पास। मैं आपको बस थोड़ा-सा गाइड कर सकता हूँ कि आप कैसे आंसर लिख सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ही ईज़ी से आप इनको याद रख पाओगे, ठीक है? शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने छोटा-सा एक इंट्रो लिखा है, आपको भी इंट्रो लिखना है और लास्ट में एक कंक्लूजन ज़रूर लिखना है, ठीक है? कंक्लूजन आपको लिखना है हर एग्ज़ाम में, जो भी आप क्वेश्चन के आंसर लिखते हो तो लास्ट में जो पेज बचता है ना, उसमें आपको कंक्लूजन ऐड कर देना है। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, लास्ट में जो भी होता है, वो आपको लिखना है। सबसे पहले आपको बता दूँ कि इम्पोर्टेंस क्या होती है ओपनिंग की, कि भाई हुकिंग द रीडर, आपके जो आपको जो पढ़ने वाले लोग हैं, आप समझ लो कि आप एक राइटर बन गए हो बहुत बड़े, ठीक है? आपको लोग पढ़ते हैं, आपको हज़ारों लाखों लोग पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी रीडर्स का जो माइंड है ना, वो अपनी तरफ आकर्षित करना है, अटेंशन देना है उनको कि भई ये शुरुआत क्या तगड़ी करी है ना, कि सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मतलब कुछ लाइन्स आप ऐसे लिखो कि बस दीवाना हो जाएँ आपके लोग, है ना, पढ़ते ही। अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग इमीडिएट कैप्चर द रीडर्स अटेंशन, ठीक है? इतना तो समझ में आते होगा इंग्लिश यार। उसके अलावा एस्टेब्लिशिंग टोन्स एंड एटमॉस्फेयर, यानी कि माहौल बनाना है आपको, है ना? जैसे कि शायरी नहीं होती, जब शायरी वगैरह करते हैं तो माहौल बनता है ना? तो वैसे ही कुछ महफ़िल सजानी है आपको, माहौल बनाना है राइटिंग के अंदर भी, ताकि लोगों को लगे कि यार कुछ अलग-सा फ़ील हो रहा है कि भाई काली घनी रात थी, ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। कहते हैं ना हम स्टोरी सुनाते हैं बचपन में, तो वही सब चीज़ें आप याद रख लो। पेसिंग द नैरेटिव, यानी कि फास्ट ओपनिंग कैन क्रिएट अर्जेंसी, व्हाइल स्लो मोर डिलिबरेट ओपनिंग कैन बिल्ड सस्पेंस, यानी कि कहने का मतलब कि अगर आप फास्ट शुरुआत करते हो ना किसी भी टॉपिक की, तो इंटरेस्ट पैदा नहीं होता वहाँ पे, है ना? ऐसा लगता है कि भाग रहा है, राइटर जो है वो भाग रहा है, ज़बरदस्ती भाग रहा है। नहीं, आपको बहुत ही धीमे-धीमे चलना है, बड़ी आराम से कि भई ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को, जो भी सीन आपके दिमाग में चल रहा है, आपको उनको समझाना है, आपके अपने रीडर्स को कि भई ये हो रहा था जो मैंने देखा। अब देखो, रीडर जो राइटर्स होते हैं ना, वो उनके साथ शायद ऐसा हुआ भी ना हो, लेकिन वो इमेजिनेशन इतनी अच्छी करते हैं कि वो सब चीज़ों को सच कर देते हैं, ठीक है? जो भी उनके साथ हुआ या ना हुआ वो एक अलग बात है। लेकिन जो भी हुआ होता है ना, नहीं भी हुआ होता है, उसको वो एकदम रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो यही आपको याद रखना है कि ऐसे आपको चीज़ों को ग्रैब करना है, कैसे अटेंशन ग्रैब करना है अपने रीडर्स का। अपने जो भी कैरेक्टर्स हैं, आपकी स्टोरी के अंदर, आप हो सकते हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है या आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए आपके माता-पिता या आपके भाई-बहन, आपके दोस्त या जो भी आपको अजनबी मिला है, वो हो सकता है। तो उसको आपको इंट्रोड्यूस कराना है कि भई इसका नाम ये है, शायद आप रियल लाइफ़ के नाम ना लो वहाँ पे राइटिंग के अंदर, लेकिन आपको इंट्रोड्यूस कराना है कि भई ये व्यक्ति वो है, ये मैं उससे वहाँ मिला था या वहाँ मिली थी। इसका नाम ये है, आप कोई भी नकली नाम बना सकते हो अपने हिसाब से, कोई भी डमी नेम, ठीक है? रिवीलिंग थीम, यानी कि जो भी आपकी थीम होने वाली है ना, जिस पे भी आप लिखने वाले हो, वो भी आपको रिवीलिंग करनी है, यानी कि शो करनी है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द बेसिक रूल फॉर स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ये तो हलवा है एकदम, कि आपको क्या-क्या कुछ टॉपिक्स, चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको याद रखनी है छोटी-मोटी सी, कि भई आप बच्चों के लिए जब लिख रहे हो ना, कुछ भी आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो प्रोग्राम के लिए, एग्ज़ाम्पल के लिए कोई शो है आपको बच्चों के लिए तैयार करना है, तो आप क्या-क्या याद रखोगे उसमें? ठीक है, ये एक सवाल पूछा है। सबसे पहला जो है, मैंने एक इंट्रो लिखा है कि शुरुआत, ठीक है? रिवीलिंग कर दिया मैंने कि भई ये मैं लिखने वाला हूँ, मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है? मुझे पता है कि भई बच्चों के लिए क्या-क्या करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि भाई कीप इट सिंपल। सबसे पहले जब भी आप बच्चों के लिए लिख रहे हो तो बहुत ज़्यादा आसान शब्दों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज हो सकती है,
और क्लियर इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं और विजुअल एड्स, मैंने आपको बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को कार्टून्स वगैरह बहुत पसंद होते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है? डिज़ाइन, कार्टून ये सब कलरफुल चीज़ें इस्तेमाल करनी है। मेक इट फन, अब बच्चों के लिए आपको उनको उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बच्चों में क्विज़ आप कर सकते हो कि भाई क्वेश्चन पूछते हो आप बच्चों से वहाँ पे उसी समय, और बच्चे अगर उसका आंसर देते हैं आपको, तो आप क्या करोगे, उनके बदले में उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दोगे, ट्रॉफी दे दी या कुछ भी ऐसा छोटा-मोटा जो भी आपको आपके बजट में होगा। एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये एक स्क्रिप्ट लिखने का तरीका होता है, ठीक है? उसके बाद वैल्यू, एजुकेशनल वैल्यू, यानी कि एजुकेशन उसके अंदर भरपूर होनी चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है? कुछ भी उनके लिए सीखने लायक होना चाहिए, तभी वो बच्चे देखेंगे उसको, ठीक है? आपको याद रखना है। और एक्सेसिबिलिटी यानी होनी चाहिए यहाँ पे, यानी कि यूज़र फ्रेंडली हो, फैमिली भी देख सके साथ में कि भाई बच्चा क्या पढ़ रहा है, ठीक है? फैमिली देखेगी तो समझ में आएगा उनको कि भाई बच्चा क्या पढ़ रहा है। तो उसको आपको याद रखना है कि भाई वो बहुत ही अच्छा हो, यूज़र फ्रेंडली हो, और प्राइवेसी का ध्यान रखना है, ठीक है? ये सेफ्टी और प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। ऐज एप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए, यानी कि बच्चे हैं, बच्चों के हिसाब से आपको कंटेंट को तैयार करना है, टेलर करना है। उसके अलावा टेस्टिंग एंड फीडबैक, लास्ट में यही रहता है, फीडबैक देना। आप भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कैसी लगी वीडियो इसके बारे में, और ये आपका यहीं तक था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।